यह कहानी बहुत पहले की है। एक इंसान राजा की कहानी जिसने अपनी दुनिया को दूसरी दुनिया से जोड़ने वाला दरवाजा खोला। ऐसा होने के बाद लोग डर के मारे भाग गए। वे खुले दरवाजों से रेंगते हुए बाहर आ रहे जादुई जीवों से डर गए थे। उनके आगे की दुनिया राक्षसों का घर निकली जो उसमें भरे हुए थे। अनगिनत राक्षस घूमते रहे और पहले शांत और शांतिपूर्ण दुनिया अराजकता में बदल गई। कई लोग मर गए और उनके पैरों तले की जमीन लाल हो गई। मनुष्यों के राजा ने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया और उनसे इन शैतानी प्राणियों को नष्ट करने की शक्ति भेजने के लिए कहा। तभी आसमान से एक तेज रोशनी गिरी। इस रोशनी में मौजूद राक्षस काले धुएं में बिखर गए। कुछ लोगों को एक खास निशान मिला और जादुई काबिलियत मिली जिससे वे डरावने राक्षसों से लड़ सके। दूसरे लोग उन्हें जादूगर कहने लगे और उनका आदर करने लगे और उनके देश में फिर से शांति आ गई। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में राजा की इच्छा पूरी करने वाला वही था? भगवान थे। महल से संगीत की आवाजें आ रही थीं। वहां बॉल के लिए बहुत सारे लोग जमा हुए थे। खूबसूरत लड़की ने मन ही मन कहा कि उसे लगा था कि यहाँ जादूगर होंगे। अगर उसे पता होता कि यहाँ सिर्फ अमीर लोग ही होंगे तो वह नहीं आती। नौकरानी ने लड़की को मिस सेरेन कहा और कहा कि काले जादूगर के आने की बात हो रही है। सेरेन ने कहा कि वह तब केवल एक गाना गाएंगी और फिर तुरंत चली जाएंगी। नौकरानी ने याद दिलाया कि ल्यूपिन जंगल में राक्षसों की वजह से अलार्म बज गया था और जंगल से गुजर रहे एक कारवां को बहुत नुकसान हुआ था। सेरेन को इस बात पर गुस्सा आया कि इसके बाद भी अमीर लोग शांति से जश्न मनाते रहे। उसने सोचा कि वह डार्क मेज से मिलना चाहेगी। ऑडियंस सिंगर सेरेन की परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उनमें से कई लोगों ने सुना था कि उनकी आवाज सच में बहुत प्यारी है। सेरेन ने हैरानी से दर्शकों के चेहरों को देखा। उसने अभी गाना शुरू भी नहीं किया था और फिर भी उनके चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। सेरेन के पीछे हॉल की खिड़कियों में राक्षस दिखाई दिए और दर्शक डर के मारे भाग गए। सेरेन ने हैरानी से पास आते हुए राक्षसों को देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। अचानक सेरेन के सामने एक अजनबी की आकृति प्रकट हुई। उसने अपने शरीर से उसे हमलों से बचाया और वह राक्षसों पर झपटा। यह अजनबी काले रंग का एक सुंदर युवक था। राक्षस खिड़कियों से हॉल में घुसने की कोशिश करते रहे, लेकिन काले कपड़े पहने युवक ने उन्हें खत्म कर दिया। राक्षस का खून चारों तरफ फैल गया और सेरेन के चेहरे पर गिर गया। नौकरानी दौड़कर आई और सायरन से पूछा कि क्या उसके साथ सब ठीक है। सायरन ने कहा कि वह आदमी निश्चित रूप से ओपियन से था, वही डार्क वाला। उसने नौकरानी से कहा कि वह डार्क मैजिशियन है। नौकरानी ने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा कि उसे पहले सुरक्षित जगह पर ले जाने की जरूरत है। डार्क मेज के बारे में सुनकर लोग हैरान रह गए। किसी ने कहा कि वह थे ओपियन नाम की जगह का एक सेलिब्रिटी था। कहते हैं कि उस दिन उसने कई लोगों की जान बचाई थी। डार्क मैजिशियन ने सेरेन को देखा और उसके पास गया। ओह ने पूछा कि क्या वह सेरेन को चोट लगी है। जवाब दिया कि वह बिल्कुल ठीक है। डार्क मेज ने कहा कि उसे यह सुनकर खुशी हुई और इस मामले में हालांकि अभी सही समय नहीं है, क्या वह एक मदद मांग सकता है। सेरेन ने जवाब दिया कि बेशक वह कुछ भी करेगी। डार्क मैजिशियन ने कहा कि फिर शायद वह उसका ऑटोग्राफ ले सके। उन्होंने उसे एक कागज और एक पेन दिया और ऑटोग्राफ और उसका नाम मांगा। ओपियन। डार्क मैजिशियन कॉरिडोर से नीचे चला गया। उसके आसपास के लोग उसे देखकर हैरानी से फुसफुसाए और उससे बात करने की कोशिश की।
साथ ही डार्क मेज खुद भी इस बात को नहीं भूल पा रहा था कि उसे उन जगहों से कितनी नफरत है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। इसलिए वह यहां इस यूनिफॉर्म में नहीं आना चाहता था। अचानक एक महिला की आवाज ने उसे नाम से पुकारा। धमाका! यह सुंदर लड़की रेन थी जिसने उससे पूछा कि वह इस समय मेन गेट पर क्या कर रहा था। वह मास्टर को मिशन रिपोर्ट देने आया था। जादूगर ने हाँ में जवाब दिया और कहा कि यह काम अच्छा नहीं था। रेन ने कहा कि उसे खुशी है कि आखिरकार वह वहां पहुंच गया। ब्लो ने उसके हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे और पूछा कि वे क्या हैं। रेन ने जवाब दिया कि कुछ खास नहीं है और यह कहते हुए जल्दी से चला गया कि मास्टर अपने ऑफिस में हैं और उसने कहा कि वे बाद में साथ में लंच करें। जब वह जा रही थी तो उससे कुछ डॉक्यूमेंट गिर गए। ब्लो ने पेपर उठाया और बट रेन को आवाज दी। तभी उसकी नजर कागज के अंदर की चीजों पर रुक गई। यह एक काले जादूगर की सेवाओं के लिए एक दखल देने वाला विज्ञापन था। रेन यह देखकर डर गया कि ब्लो ने जो लिखा था उसे देख लिया और उसने पूछा कि क्या यह मास्टर का काम है। उसने कहा कि इसे सीक्रेट ही रहना चाहिए और उसने खुद को सही ठहराने की कोशिश करते हुए कहा कि वह इसके बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन मालिक ने ऐसा ही तय किया। रेन कुछ और कहना चाहता था लेकिन ब्लो पहले ही जा चुका था। ऑफिस में वह आदमी खिड़की के सामने खड़ा था। वह ड्रिंक और अच्छे मौसम का मजा ले रहा था। तभी डार्क मेज उसके ऑफिस में घुस आया। उसे इस बात पर गुस्सा आया कि कोई दरवाजा ऐसे खोल रहा था जैसे उसे कब्जे से तोड़ने वाला हो और उसके चेहरे पर एक कागज का टुकड़ा लगा। ब्लो ने डॉक्यूमेंट का जिक्र करते हुए पूछा कि यह क्या है। मास्टर यह देखकर खुश हुए कि ब्लो ही आए थे और कहा कि वह उनका इंतजार कर रहे थे। काला जादूगर चिढ़ गया। उसने कागज के टुकड़े की ओर इशारा किया और जानना चाहा कि यह क्या है। मास्टर ने जल्दी से शीट को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया और फिर ब्लो ने मासूमियत से कहा कि उसे तो यह भी नहीं पता कि वह ब्लो को क्या दिखाना चाहता है। वह गुस्से में था और उसने कहा कि उसे हाल ही में शांति नहीं मिली है। वह जहां भी दिखाई देते हैं भीड़ से घिर जाते हैं। पहले वह अंदर आने और यह फॉर्म भरने के लिए कहते हैं, फिर कुछ ऐसा ही करते हैं। मास्टर ने मजाक में कहा कि स्टार ब्लो एक शर्मीला इंसान निकला। ब्लो आखिरकार अपना आपा खो बैठा और उसने अपनी हथेली मेज पर पटक दी। मास्टर भी हैरानी से कांप गए। फिर उनका चेहरा खिल उठा और उन्होंने खुशी से कहा कि ब्लो आखिरकार सेरेना से ऑटोग्राफ लेने में कामयाब हो गए हैं। ब्लो ने कहा कि यह आखिरी बार था और मिशन की आड़ में अब कोई बेतुका काम नहीं होगा। मालिक ने कहा कि यह नामुमकिन है। यहाँ कुछ जरूरी काम हैं जो सिर्फ वही कर सकते हैं, जैसे एलन का खोया हुआ पपी ढूंढना, रोवन का लव लेटर पहुंचाना। मास्टर ने दावा किया कि वह ऑटोग्राफ लेने में कामयाब रहे और कहा जाता है कि सेरेन अपने मुश्किल स्वभाव के कारण अजनबियों से बात नहीं करती। ब्लो ने कहा कि उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा, हालांकि वह इस हमले से परेशान लग रही थी, जिससे मास्टर घबरा गया। उन्होंने कहा कि रावी इलाका जहां सेरेन काम करता है उसे सुरक्षित क्षेत्र माना जाता है। तो क्या सच में उनका सामना डाकुओं से हुआ? ब्लो ने जवाब दिया कि राक्षसों ने हमला किया। वे बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन यह अजीब बात थी कि वे रावी में दिखाई दिए जो एक टावर से सुरक्षित है। मास्टर ने जवाब दिया कि यह सच में अजीब बात है और इस केस की जरूर जांच होनी चाहिए। और यह अच्छी बात है कि ऐसी हालत में भी उन्हें ऑटोग्राफ मिल गया। उन्होंने यह भी पूछा कि रूड कब तक इस फॉर्म में रहने का प्लान बना रहे हैं।
उसने जवाब दिया कि किसी के बेवकूफ़ी भरे मिशन की वजह से उसके पास बहुत सारी जादुई शक्ति थी। उन्हें एक बार ब्लो द अवेकन्ड रिलीज नाम दिया गया था। मास्टर ने कहा कि पिछली मुलाकात के बाद से रड काफी आगे बढ़ गया है। उन्होंने जवाब में हंसते हुए कहा, सच में? रड ने कहा कि चूंकि वह ऑटोग्राफ लेकर आया है, इसलिए अब उसे एक नॉर्मल मिशन देना चाहिए। मास्टर ने कहा कि उस दिन से जादूगर रूड पर नजर रख रहे हैं और एसोसिएशन के शिक खास तौर पर उसे ढूंढ रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति जल्द ही और भी खतरनाक हो जाएगी और इससे उन्हें चिंता हो रही है। रड ने पूछा कि क्या ये शब्द उस आदमी के थे जिसने इसे बनाया था, और यह कहते हुए डार्क मेज का विज्ञापन करने वाला एक पर्चा दिखाया। फिर उन्होंने कहा कि अब बहुत हो गए मजाक, चाहे वह उसे नया मिशन दे या नहीं। मास्टर ने जवाब दिया कि यह एक बड़ी बात है। साल में एक बार एक नीलामी होती है जिसमें दुर्लभ और अनोखी चीजें बेची जाती हैं। इस बार जानकारी मिली कि एक जादुई पत्थर जिस पर एक नाम लिखा है, उसे नीलामी के लिए रखा जाएगा। यानी यह सबसे ऊंचे दर्जे का जादुई पत्थर है। मास्टर ने कहा कि समस्या यह है कि दूसरे जादूगर इस पत्थर के बारे में जानते हैं, तो यह मिशन काफी मजेदार हो सकता है। मास्टर ने एक डॉक्यूमेंट देखा और सोचा कि वह इसे कभी भी रूड को नहीं दिखा पाया था। शायद वह इस बात पर बहुत गुस्सा हो जाता। यह पत्र 15 साल की रूटा क्रिस्टी के हेलियो स्कूल ऑफ मैजिक में एडमिशन के बारे में था। इस बार नीलामी के लिए बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। समारोह संचालक ने घोषणा की कि जिस पल का वे सब इंतजार कर रहे थे, वह आखिरकार आ ही गया। नीलामी शुरू होती है। रेन ने कहा कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। क्या शाजर्न का दिल नाम का जादुई पत्थर सच में इतना अद्भुत है? रूड ने जवाब दिया कि अब हाई क्लास मैजिक स्टोन मिलना झूठ है। रेन ने देखा कि यहाँ बहुत सारे जादूगर थे और उसने चालाकी से पूछा कि क्या डार्क मेज को यकीन है कि वह इसे संभाल सकता है। रड ने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उन सबके अपने अपने गोल हैं और उनका भी अपना गोल है। रड ने सोचा कि मास्टर को इसमें क्या मजेदार लगा। उसे याद आया कि उसने मास्टर से पूछा था कि मिशन क्या है। मास्टर ने जवाब दिया कि जिसने उनके क्लाइंट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, वह नीलामी में आएगा। इसलिए वह बदला लेने वाले की तलाश में था। एक बुरे जादूगर ने उनके क्लाइंट की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद कर दी है, वह बदला लेना चाहता है। मास्टर ने कहा कि उन्होंने पूछताछ की और पता चला कि जादूगर एक विलेन था जो कमजोरों का फायदा उठाता था और उन्हें धोखा देता था। उन्होंने रूड को एक कागज दिया जिस पर लिखा था कि डैन मार्शल, जिसका जादुई नाम क्लोक है, एक तीसरे दर्जे का जादूगर था जिसे पहले कैद किया गया था, लेकिन चेतावनी मिलने के बाद उसे छोड़ दिया गया था। रूड ने उम्मीद जताई कि मालिक उसे मारने के लिए नहीं कह रहा है। उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें ऐसे ही मरने नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नीलामी में हाई ग्रेड मैजिक स्टोन होगा, इसलिए वहां बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। ऐसी भीड़ में आपको सबसे पहले उसे ढूंढकर पकड़ना होगा। रड ने पूछा कि क्या उसे टॉर्चर किया जाना चाहिए या उसके पैर तोड़ दिए जाने चाहिए, लेकिन मालिक ने कहा कि उसे पकड़ने के बाद उसे अपनी पैंट नीचे खींचनी पड़ी। जब रड ने ऐसा ऑर्डर सुना तो वह बहुत गुस्सा हुआ। मास्टर ने बताया कि जादूगर कभी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कोटल का मेंबर था जिसे खत्म कर दिया गया था, लेकिन कई सदस्य भागने में कामयाब हो गए। रेडेन, जहां नीलामी हो रही है, को कोटल से बहुत नाराजगी है। कहा जाता है कि कोटल के सदस्यों में नींबू के जहर से अपने पैरों पर एक खास निशान बनाने की परंपरा थी, जिसे हटाया नहीं जा सकता था।
और अगर यह निशान बहुत सारे दर्शकों के सामने दिखाया जाए तो बदला बस शानदार होगा। रड ने पूछा कि अगर यह सिर्फ एक अफवाह होती तो जब वह इसका खुलासा करते तो वहां कोई निशान नहीं होता। लेकिन मालिक ने कहा कि सिर्फ यही एक बहुत अच्छा बदला होगा। रूड ने कहा कि वह ऐसा नहीं करेंगे और वहां से जाने की कोशिश की। लेकिन आखिर में उन्होंने हार मान ली और अब नीलामी शुरू होते देख रहे हैं। जब रेन ने उससे पूछा कि क्या वह इस सब के बारे में श्योर है, तो उसने जवाब दिया कि वह किसी तरह मैनेज कर लेगा। छोटी लड़की यह देखकर हैरान थी कि वहां कितने सारे लोग थे और रेलिंग पर झुके हुए थे। उसके साथ आए आदमी ने उसे उसके घर वापस भेज दिया और कहा कि राजकुमारी को यहाँ खेल नहीं खेलना चाहिए। लड़की ने कहा कि उसे अंदर से लग रहा था कि यहाँ कुछ दिलचस्प होने वाला है और टेसी ने इसके बारे में क्या सोचा। उसने दरवाजे पर खड़ी जवान लड़की से बात की, लेकिन लेडी टेसियाना सो रही थी। अगले डिब्बे में लैपिस नाम का एक युवक बैठा था। उनके बातचीत करने वाले ने उन्हें सलाह दी कि वे ध्यान दें और जो हो रहा है उसे ध्यान से देखें। यहाँ बहुत सारे जादूगर इकट्ठा हुए हैं, इसलिए कुछ दिलचस्प जरूर होगा। लैपिस अपने पिता से सहमत हो गया। भेड़िए जैसे कान वाले आदमी ने शिक नाम के एक युवक से बात की। उन्होंने उसे याद दिलाया कि उनका मिशन जादुई पत्थर की रक्षा करना था। इसे बचाने की जरूरत थी, नष्ट करने की नहीं। लेकिन शिक टहनी से पत्ते तोड़ता रहा और उसे अनदेखा करता रहा। भेड़िए जैसे कान वाले आदमी ने निर्देश दोहराए, लेकिन शेख ने उसे चुप रहने को कहा। वह डालियों से पत्ते तोड़ता रहा। आखिर में उसने आखिरी पत्ता भी काट दिया। उसके बाद वह खड़ा हुआ और कहा कि वह आएगी। इस बीच नीलामी जारी रही। संचालक ने घोषणा की कि आज के मुख्य लॉट का समय आ गया है। वहां मौजूद कुछ लोगों को शायद इसके बारे में पहले से पता हो। यह एक बहुत ही दुर्लभ और कीमती चीज है, सबसे बड़ा जादुई पत्थर जो ताकतवर शाजर्न की शक्ति से भरा है। होस्ट ने दर्शकों को सबसे ऊंचा जादुई पत्थर शाजर्न का दिल भेंट किया। ऑडियंस हैरान रह गई। मैनेजर ने पत्थर की तेज रोशनी और जबरदस्त ताकत देखी और कहा कि उनके पास इसका मालिक बनने का मौका है। रेन ने पूछा कि क्या उसे टारगेट मिल गया है। रड ने जवाब दिया कि वह उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा है। उन्होंने बताया कि वहां मौजूद सभी लोगों का ऑरा मिक्स हो गया था और शायद कुछ बदल गया था और वह नहीं आए थे। फिर रेन ने कहा कि तैयारी शुरू करने का समय आ गया है। रड ने बॉक्स में पर्दा खींच दिया। उन्होंने कहा कि उनका नाम ब्लो एंड एक्टिवेटेड अवेकनिंग है। रेन ने कहा कि यह नजारा मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। जो जादूगर अपना रूप बदल सकते हैं, उन्हें उंगलियों पर गिना जा सकता है। उन्होंने कहा कि उसके जैसा बच्चा होते ही वह एक हैंडसम जवान आदमी बन सकता है। रेन ने पूछा कि उसका माना कैसा है। या यूं कहें कि ब्लो ने कहा कि उसके पास जरूरत से ज्यादा माना है। लेकिन इससे भी जरूरी बात यह है कि यह पहले से ही शुरू हो चुका है। उन्होंने कुछ अलग करके देखा। नीलामी की रखवाली कर रहे सैनिक कंफ्यूज हो गए। अनजान आदमी ने स्टीवर्ड के गले पर ब्लेड रखा और सबको पीछे हटने के लिए चिल्लाया। उसने और उसके साथी ने जादुई पत्थर को देखा। उन्होंने घोषणा की कि शाजर्न का दिल अब उनका है। रेन शांत रहा और ब्लो से पूछा कि वह कौन था। गार्ड किडनैपर्स की तरफ बढ़े और उन पर चिल्लाकर हथियार नीचे रखने को कहा। किडनैपर में से एक ने कहा कि उन्हें यहां से पीछे हटना होगा। गार्ड्स के लिए अचानक एक शक्तिशाली सोनिक बूम ने उन्हें मारा। सैनिक हिल नहीं पा रहे थे और जल्दी ही उनकी लड़ने की क्षमता खत्म हो गई।
जादुई झटका किडनैपर के हाथ में किसी अजीब चीज से आया। कुछ देर बाद मैनेजर और गार्ड बेबस होकर फर्श पर पड़े रहे। किडनैपर ने मजाक में कहा कि वह इतना बोर हो गया है कि अब और इंतजार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसीलिए वे यह पत्थर ले जा रहे हैं और उन्होंने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाया। लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोक दिया। वह भेड़िए जैसे कान वाला आदमी था। किडनैपर मुस्कुराया और पूछा कि वह कौन है, तो उसके हाथ में जादू का एक शक्तिशाली चार्ज आ गया। उसके घायल हाथ के पीछे चमक रही थी और उसने कहा कि वह एसोसिएशन का एक दिखने वाला जादूगर था। एसोसिएशन के बारे में सुनकर भीड़ में कानाफूसी होने लगी। किसी को याद आया कि एसोसिएशन में सच में एक जादूगर की पूंछ और कान थे। यह एसोसिएशन का शिकारी कुत्ता लैनोस्ट हाउंड था। भीड़ में हो रही बातचीत सुनकर वह हंस पड़ा। उसने कहा कि वे खुद कुत्ते हैं और पूछा कि किस कमीने ने उसे हाउंड कहने की हिम्मत की। किडनैपर में से एक ने एसोसिएशन के कमीने कुत्तों के बारे में कुछ कहा और उसने अपने हाथ में पकड़ी जादुई चीज भेड़िए जैसे कान वाले आदमी पर फेंक दी। वह चीज उसके सिर के पिछले हिस्से में लगी। किडनैपर यह देखने के लिए उत्सुक थे कि इसका क्या नतीजा होगा। लेकिन वुल्फ ग्लास वाले आदमी को कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने किडनैपर्स की तरफ देखा और कहा कि यह दर्दनाक था। रेन ने हैरानी से कहा कि उसे लगा कि उनके पास सिर्फ कमजोर लोग ही हैं। लेकिन पता चला कि उनके पास एक इक्का छिपा हुआ था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वह एसोसिएशन का एक जादूगर निकला। ब्लो ने रेन से कहा कि वह ध्यान से देखे। यह आदमी वही जादूगर था जो पहले उसके साथ था। दोनों किडनैपर बेहोश हो गए। भेड़िए जैसे कान वाले आदमी ने जादूगरों से बात की। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उन्होंने जल्दबाजी में काम किया तो इसका बुरा नतीजा होगा। उन्होंने कहा कि जो कोई भी जादू या पत्थर को छुएगा और कोई भी शक वाला इरादा दिखाएगा, उसे उससे निपटना होगा। इस चेतावनी के बाद वह जाने ही वाला था कि अचानक उसने देखा कि जादुई पत्थर गायब हो गया है। भीड़ में से किसी ने चिल्लाकर कहा कि वह वहां है और एक बड़ी मूर्ति की ओर इशारा किया। मूर्ति के सिर पर लाल बालों वाला एक युवक खड़ा था और उसके हाथ में एक पत्थर था। यह शिकमुआन था। उसने कहा कि उसे ऐसा लग रहा था कि वह पक्का यही है। भेड़िए जैसे कान वाला आदमी समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है। शिकामुन ने पत्थर आगे बढ़ाया और कहा कि अगर चेरनिश चाहे तो वह इसे लेने की कोशिश कर सकता है, नहीं तो वह इसे खा जाएगा। भीड़ में यह चर्चा थी कि यह एसोसिएशन का शिकमुआन था। रेन ने ब्लो की तरफ देखा और कहा कि चेरनिश से ब्लो का मतलब शायद वही था। रेन ने चुप्पी साध ली। रेन ने कहा कि सब कुछ जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। अगर वे आ गए तो वे आसानी से नहीं बचेंगे और पीछे हटने का सुझाव दिया। लेकिन ब्लो ने कहा कि वह धूल के एक कण के कारण मिशन को नहीं छोड़ेंगे। लाल धूल का धब्बा। रेन सिर्फ यही उम्मीद कर सकता था कि वे किसी तरह इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। भीड़ में से किसी ने कहा कि वे यहाँ हाई ग्रेड पत्थर के लिए आए थे, लेकिन शिकमुआन की वजह से इसके मिलने के चांस खत्म हो गए। उन्होंने कहा कि यहाँ कुछ ही जादूगर हैं। शायद उन सब पर एक साथ हमला करना सही रहेगा। लेकिन उन्होंने उसे जवाब दिया कि वे सभी शिकमुआन की तुलना में एक अलग लेवल पर थे, सिवाय इसके कि चेरनिश उसका विरोध कर सकता था। इस बीच शिकमुआन मूर्ति के सिर पर पत्थर और हाथ में पत्थर ये खड़ा रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि वह उसे डराने में सफल नहीं हुए।
भेड़िए जैसे कान वाले आदमी ने उस पर चिल्लाकर कहा कि वह मजाक करना बंद करे। अचानक एक शक्तिशाली जादुई शक्ति मूर्ति पर पड़ी। भेड़िए जैसे कान वाला आदमी और शिकमुआन हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। मूर्ति में एक दरार आ गई और वह गिरने लगी और शिकमुआन उसके ऊपर खड़ा था। भेड़िए जैसे कान वाला आदमी चिल्लाया कि क्या हो रहा है, लेकिन मूर्ति पहले ही गिर चुकी थी। जैसे ही उसके गिरने से धूल साफ होने लगी, एक आकृति दिखाई दी। यह लेडी टेसियाना थी। भेड़िए जैसे कान वाले आदमी ने पूछा कि क्या यह वही कर रही है। लेडी टेसियाना ने जवाब दिया कि वह नीलामी में निष्पक्ष रूप से भाग लेने के लिए यहाँ आई थी और वह एक चांदी का सिक्का भी लाई थी। फिर उसने शिकमुआन की तरफ देखा और उसने कहा कि उसने उसके काम में दखल दिया था, लेकिन उसने एतराज जताया कि वह खुद ही रास्ते में थी और उसने उसे पागल औरत कहा। रेन ने कहा कि यह नीली आंखों वाली औरत कहीं से भी प्रकट हो गई, लेकिन उनकी वजह से यह मामला खिंच गया और उन्हें मौका मिल गया। उसने ब्लो से पूछा कि क्या यह सच है। उसने हाँ में जवाब दिया। अचानक उसने भीड़ में एक आदमी को एक महिला के बगल में खड़े देखा। उसके कान और होंठ में झुमके दिख रहे थे। यही उनके शिकार का मकसद था। ब्लो ने कहा कि आखिरकार उसे वह मिल गया। ऑक्शन बिल्डिंग से लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। लेडी टेसियाना शिकमुने से लड़ रही थी। नीली आंखों वाली लड़की काफी गंभीर थी और वह लगातार अपने विरोधी पर हमला कर रही थी, लेकिन शिकमुने भी हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने विरोधी के सभी हमलों को सफलतापूर्वक रोक दिया। शिकमुने ने पूछा कि जो लोग अपनी जगह नहीं जानते, वे आगे आने की हिम्मत क्यों करते हैं। उसने जवाब दिया कि वह उसे गुस्सा नहीं दिला पाएगा और उस पर दबाव डालना जारी रखा। लेकिन तभी शिकमुने ने जवाबी हमला किया और उसने लड़की को बहुत नीचे फेंक दिया। वह जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिरी। लोग हैरानी से लड़ाई देख रहे थे। धूल के बादल से एक लड़की की उभरती हुई परछाई दिखाई दी। उसने कहा कि उसका नाम टेसियाना है। शिकमुआन ने उसे ध्यान से देखा। लड़की ने जागने का इस्तेमाल किया। शिकमुआन ने पूछा कि क्या उसे सच में लगता है कि अगर वह जाग गई तो कुछ बदल जाएगा। लड़की ने जवाब दिया कि उसे तैयार हो जाना चाहिए और वह फिर से उस पर झपटी। राजकुमारी चिल्लाई कि टेसी जाग गई है और ऐसा लग रहा है कि वह देख लेगी। लेकिन एस्कॉर्ट ने जवाब दिया कि टेसियाना के बर्ताव को देखते हुए जो उनके साथ जाने वाली थी, उन्हें वापस लौटना होगा। उन्होंने कहा कि वे यहाँ चुपके से आए हैं और अगर उसे कुछ हो गया तो वह मुसीबत में पड़ जाएंगे। अटेंडेंट ने कहा कि उन्हें वहां से चले जाना चाहिए, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए और वे राजकुमारी को ले जाने की कोशिश करें। भीड़ में हालात तेजी से डरावने होते जा रहे थे। लोग चिल्ला रहे थे कि लोगों को वहां से निकल जाना चाहिए। स्थिति तब बिगड़ गई जब एक जादुई पत्थर भीड़ में गिर गया। शिकारी कुत्ता भीड़ में से निकल गया और लोगों को एक तरफ धकेल दिया। उसने चिढ़कर सोचा कि चूंकि शिकमुआन ने लड़ने का फैसला किया था, तो उसे पहले उसे पत्थर सौंप देना चाहिए था। इस समय ब्लो ध्यान खींचने की कोशिश न करते हुए भीड़ के बीच से चला गया। वह अपने टारगेट बैंगनी रंग के आदमी के पीछे गया। उसके आसपास के लोग जादुई पत्थर पर ध्यान दे रहे थे, लेकिन उसके लिए यह हंगामा एक अच्छा मौका था। उसने सोचा कि बिना शक पैदा किए अपने पैर पर निशान कैसे दिखाया जाए। उसकी पैंट उतारना अच्छा विचार नहीं लगा। जब ब्लो सोच रहा था तो उसके बगल में खड़ा एक आदमी चिल्लाया कि जादुई पत्थर कहाँ है और उसे किसने लिया है।
ब्लो उसके पास आया और कहा कि उसने देखा कि बैंगनी कपड़े पहने एक आदमी पत्थर ले जा रहा है। उसने उस आदमी की ओर इशारा किया जिसका वह पीछा कर रहा था और कहा कि ऐसा लग रहा है कि उसने पत्थर अपनी पैंट में छिपा रखा है। वह आदमी बैंगनी रंग के आदमी की ओर दौड़ा, उसे पकड़ लिया और उससे जादू से पत्थर वापस करने की मांग की। ब्लो को लगा कि उसका प्लान काम कर गया है, लेकिन उस आदमी के हाथ में चोट लग गई और वह एक तरफ गिर गया। बैंगनी रंग के कपड़े पहने आदमी ने अपनी तलवार निकाली और पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि वह लगभग कामयाब हो गया था। टेक ब्लो ने सोचा कि यह निश्चित रूप से वह था जिसने जादुई पत्थर लिया था। बैंगनी रंग के कपड़े पहने आदमी ने कहा कि चूंकि उसके पास पत्थर है, इसलिए वह निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। उसने कहा कि उसका नाम क्लोक है और उसने जागृति का प्रयोग किया। उसने कहा कि उसके पास जादुई पत्थर है और जो कोई भी इसे छीनने की हिम्मत करेगा वह उसे मार डालेगा। भीड़ डर के मारे पीछे हट गई, लेकिन तभी कहीं से एक आदमी आया और उसका रास्ता रोक लिया। यह ब्लो था। वह बैंगनी रंग के आदमी पर झपटा और कुछ ही वार से उसने दुश्मन को निहत्था कर दिया। उसके हाथ में एक भाला आया और उसने उसे क्लोक के चेहरे पर तान दिया। ब्लो ने कहा कि उसे खत्म करना इतना आसान नहीं होगा। शिकमुआन ने ध्यान से देखा कि क्या हो रहा है। बिल्कुल लेडी टेसियाना की तरह वे दोनों लड़ाई वाली जगह पर दौड़े। क्लोक फर्श पर पड़ा था। भीड़ में से किसी ने कहा कि यह काला जादू है। फिर पता चला कि यह डार्क जादूगर था। क्लोक चिल्लाया कि जादुई पत्थर उसका है और वह इसे किसी को नहीं देगा। ब्लो ने पूछा कि उसे क्यों लगता है कि यह पत्थर उसका है। उसने यह भी कहा कि उसे जादुई पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं है, उसे कुछ और चाहिए था, और उसने क्लोक को ध्यान से देखा। अचानक ब्लो की तरफ एक हमला हुआ। उसने अपनी तरफ उड़ रही तलवार को मोड़ दिया। ब्लो ने देखा कि एक नया दुश्मन आ रहा है। अचानक किसी ने उसके कपड़ों को हाथ से पकड़ लिया। शिकमुन ने कहा, हेलो ब्लैकी। ब्लो और शिकमुन ने एक दूसरे को घूरा। उनकी टक्कर से शॉकवेव पूरे हॉल में फैल गई। भीड़ डर के मारे इधर उधर भागने लगी। लेडी टेसियाना लड़ाई से उबर रही थीं। उन्होंने कहा कि यह काफी दर्दनाक था। इसके अलावा उसकी तलवार भी खो गई। टेसियाना ने खुद को संभाला और कहा कि अगली बार वह नहीं हारेगी। क्लोक ने भागने की पूरी कोशिश की। भीड़ ने उसका पीछा किया और चिल्लाने लगी कि उसके पास जादुई पत्थर है। क्लोक गुस्से में था। इन कीड़ों की हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? कमजोर लोगों को एक तरफ हट जाना चाहिए। लेकिन एक दर्शक ने उसे पकड़ लिया और पूछा कि क्या वह सच में सोचता है कि यहाँ हर कोई कमजोर है। उसने उसे जोर से मारा। उनमें लड़ाई हो गई और उनके आसपास भीड़ जमा होने लगी। लैपिस ने डार्क और मेज शिकमुने के बीच लड़ाई देखी। उसने सोचा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। लैपिस अपने पिता को वापस बुलाना चाहता था, लेकिन वह वहां नहीं थे। उसने रूना से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं, और उसने जवाब दिया कि महामहिम पहले ही चले गए हैं। लैपिस ने सोचा कि अभी जाना सबसे सुरक्षित विकल्प होगा, लेकिन वह वास्तव में शक्तिशाली जादूगरों की लड़ाई देखना चाहता था। इस बीच रेन इस बात को लेकर बहुत परेशान था कि यह सब इस तरह कैसे खत्म हो सकता है। शिकमुआन और एसोसिएशन की मौजूदगी उनकी गलतफहमी थी, और वह अपनी पावर को फिर से भरने के लिए मैजिक क्रिस्टल भी अपने साथ नहीं ले गई थी। रेन ने सोचा कि वह जितनी देर करेगी ब्लो के लिए उतना ही नुकसानदायक होगा। तो उसे क्या करना चाहिए?
शिकमुआन और ब्लो एक दूसरे के सामने खड़े थे। ब्लो ने कहा कि उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं था। शिकमुआन ने जवाब दिया, ओह सच में? ब्लो ने कहा कि उसे जादू की जरूरत नहीं थी और नीलामी खत्म होने तक पत्थर को बचाना उसका मकसद नहीं था। कम से कम उसके साथी ने तो यही दावा किया। ब्लो ने कहा कि इसलिए बेहतर होगा कि वे दोनों अपने काम से काम रखें। उन्होंने यह भी कहा कि उनके मैजिक रून्स बेवकूफ़ी भरे लग रहे थे और उन्हें हटाने की सलाह दी। शिकमुआन ने कहा कि उसे इस बात की परवाह नहीं है कि उसे जादुई पत्थर की जरूरत है या नहीं, या उसे पता है कि उस दिन से वह उसे कब से ढूंढ रहा है। ओपियन ने इसे ऐसे छिपाया जैसे यह कोई खजाना हो, लेकिन शिकमुआन ने ऐसे सभी काम और मिशन किए जहां उसे मिलने का मौका मिला। ब्लो को लगा कि वह आजकल दूसरे कामों में बिजी था, जैसे ऑटोग्राफ लेना या अपनी पैंट नीचे करना। शिकमुने ने कहा कि अब वह ठीक है और उसके सामने आकर वार किया। वे फिर टकरा गए। शिकमुने ने कहा कि वह चाहता था कि वह उसे फिर से दिखाए। पल, वह तस्वीर जिसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। इससे पहले कि वह ऐसा करे, हम उसे मार डालेंगे। छत से कांच के टुकड़े गिरे। किसी ने चिल्लाकर कहा कि बिल्डिंग गिर रही है। शिकारी कुत्ता लैकोस्टे उनकी लड़ाई की जगह पर गया। क्या यह शेख सचमुच यहां सब कुछ नष्ट कर देगा? वह इस बात को लेकर बहुत उत्साहित है कि क्या हुआ। लैकोस्टे ने सोचा कि नीलामी पहले ही रद्द हो चुकी है, लेकिन अगर वह जादुई पत्थर वापस पाने में कामयाब हो जाता तो यह एक बहाना होता। इस बीच क्लोक को लोगों ने घेर लिया। उन्होंने उससे जादुई पत्थर लौटाने की मांग की। क्लोक ने आगे बढ़ने की कोशिश की और जादुई वार से पीछे हट गया। जिस आदमी से ब्लो ने पहले बात की थी, उसने चिल्लाकर कहा कि उसके पास जादुई पत्थर की पैंट है। अपने लबादे में उसने यह समझाने की कोशिश की कि यह पूरी तरह बकवास है, लेकिन भीड़ उसे डराने धमकाने की कोशिश कर रही थी। वह चिल्लाया कि ऐसा नहीं है और उन्हें उसके पास नहीं आना चाहिए। अचानक ब्लो गायब हो गया। शिकमुआन के हाथ में सिर्फ उसके कपड़े का एक टुकड़ा बचा था। ब्लो एक डिब्बे में दिखाई दिया। वहां मौजूद लड़कियों ने उसे डर से देखा। उन्होंने कहा कि यहां बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है और उन्हें जल्दी से यहां से चले जाना चाहिए। लड़कियों ने उसकी सलाह मान ली। ब्लो को लगा कि कुछ बकवास हो रही है। वह अपनी जादुई शक्ति को बेकार की लड़ाई में क्यों बर्बाद करे। उसे याद आया कि उस दिन के बाद से मास्टर ने उसे सिर्फ अजीब मिशन ही दिए थे। क्या यह उस आदमी की वजह से हो सकता है? लगभग पूरी पब्लिक पहले ही ऑक्शन बिल्डिंग से जा चुकी है, हालांकि मिशन लगभग फेल हो गया है। उसे अभी भी यह पक्का करना है कि वह निशान वहां है या नहीं। शिकमुआन ने कहा कि चूंकि डार्क मेज का लड़ने का कोई इरादा नहीं है, इसलिए उसे देना होगा। यहां बहुत ज्यादा ध्यान भटकाने वाली चीजें हैं। जब वह इस कचरे से निकल जाएगा तो किसी को अपना मन बदलना होगा। अचानक ऊपर से धमकी भरी आवाजें सुनाई दीं। जादुई रून्स के असर से बिल्डिंग की छत गिरने लगी। क्लोक ने देखा कि छत अब उसे सहारा नहीं दे सकती। उसने पीछा कर रहे लोगों को चिल्लाकर कहा कि वे ऊपर देखें। उसने सोचा कि अगर वह भागता रहा तो उसके पास मौका है। लेकिन तभी ब्लो ने एक जादुई वार से उसे गिरा दिया और उन्होंने बाकी दर्शकों से कहा कि उनके जाने का समय हो गया है। जिंदगी एक जादुई क्रिस्टल से कहीं ज्यादा कीमती है, इसलिए उन सभी को यह जगह छोड़ देनी चाहिए। ब्लो ने कहा कि बिल्डिंग किसी भी पल गिर सकती है। लैकोस्टे ने शिकमुने को तुरंत रुकने के लिए चिल्लाया, क्या यहां अभी भी लोग हैं?
क्या वह सच में यहाँ सबको मार डालेगा? रेन ने चिढ़कर सोचा कि अब यहाँ पूरी तरह गड़बड़ हो रही है। उसने जल्दी से ब्लो को ढूंढने का फैसला किया और फिर टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करके उसे यहाँ से बाहर निकालने का फैसला किया। जो हो रहा था उसे लेकर थोड़ा बेचैन महसूस हुआ। डार्क मेज गिरे हुए लबादे के सामने खड़ा था। उन्होंने कहा कि डार्क मेज एक बदमाश निकला। उसने जादुई पत्थर को अपनी जेब में रखने के लिए लोगों को यहाँ से दूर भेज दिया। ब्लो ने इसका जवाब देते हुए कहा कि हर कोई लोगों को खुद से मापता है। उन्हें कोटला के क्लोक से पूछा कि क्या वह वहां था। उसने कहा कि यह बकवास है और उसका कोटला से कोई लेना देना नहीं है। ब्लो ने कहा कि उसके पैर पर निशान होना चाहिए और वह अभी भी किसी तरह रेडेन में अपना गुजारा करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि रिएक्शन को देखते हुए यह सच है, लेकिन उन्हें खुद ही सब कुछ चेक करना होगा। क्लोक ने उसे रुकने के लिए चिल्लाया। उसने कहा कि वह जादुई पत्थर देगा और उसे दे दिया। लेकिन तभी उस पर एक जोरदार जादुई वार हुआ। किसी की आवाज आई कि उसने कहा था कि उसे जादुई पत्थर में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर इस कचरे से निपटने का क्या मतलब है? इसमें क्या मजा है? शिकमुन अपने हाथों में एक जादुई पत्थर पकड़े हुए ब्लो के सामने खड़ा था। ब्लो ने पहले बात करने की कोशिश करने का सुझाव दिया, लेकिन शिकमुआन अड़ा रहा और उस पर झपटा। उसका पैर पकड़कर दूर एक तरफ फेंक दिया। शिकमुन ने ब्लो को अपने साथ खेलने के लिए बुलाया। ब्लो पास में ही उतरा। उसे लगा कि यह आदमी बहुत सीरियस है। ऐसा लगता है कि लड़ाई होनी ही है। विरोधी हमले की तैयारी करने लगे। अचानक ब्लो को लगा कि उसने जो जादू इकट्ठा किया था वह खत्म हो गया है। शिकमुआन को भी एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। लैकोस्टे दौड़कर उनके पास गया और हैरानी से इधर-उधर देखने लगा। हॉल के फर्श पर अजीब जादुई गोले दिखाई दिए। हॉल में मौजूद दर्शक घबरा गए। कोई भी समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ जादुई घेरे क्यों दिखाई दे रहे हैं। गोलों में अजीब क्रिस्टल दिखाई दिए और फिर उनमें से राक्षस रेंगने लगे। भीड़ डर के मारे तितर-बितर होने लगी। रूना अपने युवा मालिक के पीछे चली गई। लैपिस ने उससे पूछा कि ये राक्षस कहाँ से आए, तो उसने जवाब दिया कि वे जादू के घेरे से रेंगकर बाहर आए हैं। राक्षसों ने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया। लैपिस ने मांग की कि रूना उसे तलवार दे। उन्होंने कहा कि बेशक उनकी स्किल्स काफी नहीं होंगी, लेकिन यहाँ बेवकूफ की तरह खड़े रहने से बेहतर है कि हम लड़े। लैपिस उन लोगों के सामने खड़ा हुआ जिन पर राक्षस ने हमला किया था और उनसे कहा कि चिंता न करें। लेकिन तभी राक्षस के जोरदार वार से वह दूर जा गिरा। रू ने उसकी मदद के लिए दौड़ी और उसने उस जवान आदमी को समय पर पकड़ लिया। रून धीरे से उसके साथ जमीन पर गिरा। वह सोच रही थी कि जो राक्षस दिखाई दिया था वह क्या था, कोई बदसूरत जेलीफिश या कोई बड़ा ऑक्टोपस। उसने एक जादुई टहनी बुलाई और राक्षस पर निशाना साधा। लैकोस्टे चिल्लाया, क्या ये सच में बुलाने वाले घेरे हैं? लैकोस्टे ने हैरानी से डार्क मेज को देखा और कहा कि यह वैसा ही दिखता है। ब्लो ने पूछा कि क्या ऐसे जादूगर हैं जो राक्षसों को बुला सकते हैं? लैकोस्टा ने जवाब दिया कि उसने ऐसी बात कभी नहीं सुनी। डार्क मेज ने कहा कि ऐसी जगह पर इतने सारे, खासकर मॉन्स्टर्स को बुलाना काफी अजीब लग रहा था। रेन दौड़कर उनके पास गई और ब्लो ने उससे पूछा कि वह अभी तक क्यों नहीं गई। रेन को गुस्सा आया और उसने कहा कि वह किसी कायर की तरह उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। लैकोस्टे ने उसे देखा और सोचा कि यह लड़की कौन है, शायद यह ओपियन में उसकी कलीग थी,
हालांकि वह जादूगर जैसी नहीं लग रही थी। उसने शिकमुआन को पुकारा। वह तुरंत प्रकट हुआ, साथ में छत से पत्थर भी गिरने लगे। लैकोस्टे ने पूछा कि जादुई पत्थर का क्या हुआ। शिकमुआन ने कहा कि पत्थर अब वहां नहीं है, वह गायब हो गया। रेन ने ब्लो से कहा कि उन्हें इस पागल जगह से बाहर निकलने की जरूरत है और वह ऐसा करने के लिए एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल का इस्तेमाल करेगी। ब्लो ने एतराज करना चाहा, लेकिन तभी शिकमुआन ने कहा कि वह उसे जाने नहीं देगा। वह चिल्लाया कि किसी ने उसे ऐसा मौका नहीं दिया और उसने दाया हमला किया। रेन को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि वह ऐसी स्थिति में क्या कर रहा था और उसने मांग की कि लैकोस्टे अपने साथी को रोके। ब्लो ने अचानक कहा कि जादू गायब नहीं हुआ है। जाहिर है यह एक टेम्पररी घटना थी। उसने शिकमुआन से पूछा कि क्या उसे कुछ अजीब लगा। उसने जवाब दिया कि उसने भी जादू का नुकसान देखा था और उसे नहीं लगता कि यह उसका काम था, कि कुछ गलत था, खासकर जब से राक्षस दिखाई दिए थे। ब्लो ने कहा कि अभी उनके लिए लड़ने का सही समय नहीं है। लेकिन शिकमुआन ने जवाब दिया कि उसे कोई परवाह नहीं है और वह फिर से ब्लो पर झपटा। उसने उस पर एक शक्तिशाली जादुई हमला किया। रेन डर गया। हालांकि लैकोस्टा डार्क मेज के सामने खड़ा हो गया और उसने खुद वार झेल लिया। उसने शिकमुआन से शांत रहने को कहा। बहुत ज्यादा जिद करने वाले लोग सच में परेशान करते हैं। रेन ने कहा कि अब इस सारे हंगामे की वजह से टावर ऑफ मेजेस यहां मक्खियों की तरह झुंड में आ जाएंगे और वे उनसे बचने की कोशिश करने के लिए तैयार हो गए हैं। ब्लो ने कहा कि लैकोस्टे ने इतनी आसानी से यह झटका झेल लिया कि उन्हें बस चले जाना चाहिए। लेकिन शिकमुआन उसे ऐसे ही जाने नहीं देने वाला था। उन्होंने लैकोस्टे से कहा कि जो भी उनके रास्ते में आएगा वह उसे नहीं छोड़ेंगे। ब्लो को हैरानी हुई कि क्या यह आदमी सीरियस है। रेन ने उन्हें याद दिलाया कि अगर टावर से मेज आ गए तो बहुत खर्च आएगा, इसलिए उन्हें जल्दी निकलना होगा। ब्लो ने चिल्लाकर उसे बताया कि उसके पीछे खतरा है। रेन ने पलटकर देखा तो लैपिस के हाथ में तलवार थी। उसने उस राक्षस पर हमला किया जो पीछे से उस पर छिपकर आया था। लैपिस ने पुकारा कि क्या वह ठीक है। रेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसने सोचा कि उसे ही पूछना चाहिए कि वह ठीक है या नहीं। रूना ने पूछा कि क्या उसे युवा मास्टर की मदद करनी चाहिए। इस बीच राक्षस के वार से लैपिस पीछे गिर गया। ब्लो ने एक ही वार में राक्षस को मार डाला और रेन से पूछा कि वह कैसी है। उन्होंने कहा कि यह एक लो लेवल मॉन्स्टर था जिसमें कोई कोर या इंटेलिजेंस नहीं था। रूना लैपिस के पास गई और पूछा कि क्या वह ठीक है। रेन और ब्लो को देखा और कहा कि यह डार्क मेज है और वह आदमी है शिकमुआन। ये सबसे शक्तिशाली जादूगर हैं। ब्लो ने चट्टानों के बीच क्लोक को देखा। उसे लगा कि उसने अभी कन्फर्मेशन पूरा नहीं किया है। रेन चिल्लाया, इस बेकार मिशन के बारे में उसे भूल जाओ। उसे लगा कि इतनी बुरी नींद के बाद आज का दिन बुरा होने वाला है। यह अच्छी बात है कि वह स्क्रॉल अपने साथ ले गई। ब्लो ने कहा कि उसके लिए सबसे अच्छा होगा कि वह पहले चली जाए, लेकिन उसने गुस्से में पूछा कि क्या वह सच में अपनी पैंट नीचे करना चाहता है। लैपिस और रूना जब पैंट के बारे में उनकी बातचीत सुनी तो वे हैरान रह गए। ब्लो ने कहा कि यहाँ अभी भी मॉन्स्टर और लोग हैं, लेकिन रेन ने जवाब दिया कि टावर यह सब संभाल लेगा। यह पूरी तरह से उनका काम था। उसने लैपिस को फोन किया और कहा कि हालांकि यह कहना बढ़ा चढ़ाकर कहना होगा कि उसने उनकी बहुत मदद की, लेकिन क्या वे उनके साथ जाना नहीं चाहेंगे।
लैपिस ने इस बारे में सोचा और रेन ने कहा कि अगर वह नहीं चाहता तो वह तुरंत मान गया और कहा कि वे मदद के लिए बहुत आभारी होंगे। लैकोस्टे ने कहा कि उनके सिर में बहुत तेज दर्द था और उन्हें लगा कि इस बारे में रिपोर्ट लिखने के बारे में सोचकर ही उन्हें माइग्रेन हो रहा है। उसने शिकमुआन को दोषी ठहराया जो उसे हर चीज के लिए घसीट रहा था। रेन ने कहा, मंजिल वही है जहां मैं चाहता हूं, शर्त है संपर्क। ग्लो ने बताया कि उन्हें पकड़ने की जरूरत है। लैपिस ने पास आ रहे शिकमुआन को चिंता से देखा। उसने पूछा कि वह क्यों भाग रहा है और वह पहले का आत्मविश्वासी कमीना कहाँ चला गया है। लैपिस ने चिंता से उसे देखा और ब्लो को बताया कि जादूगर उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वह उन सबको मार डालना चाहता हो। उसने जवाब दिया कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वह शायद खुद से ही घूरने का मुकाबला कर रहा होगा। उसने रेन से जल्दी करने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह उसका ध्यान न भटकाए क्योंकि उसे ध्यान लगाने की जरूरत थी। शिकमुआन चिल्लाया कि उसे सच में लगा था कि वह उसे इतनी आसानी से जाने देगा। धिक्कार है इस मंथन पर। अचानक बिल्डिंग की छत पर बना जादुई घेरा तेजी से चमकने लगा। लैकोस्टे चिल्लाया, जो भी हो। लैपिस ने कहा कि यह वही है। ब्लो ने रेन से फिर कहा। उसने ध्यान लगाया और आखिर में टेलीपोर्ट एक्टिवेट किया। एक जोरदार धमाके ने ऑक्शन बिल्डिंग को हिला दिया। एक जादुई गोला किसी की हथेली पर आ गिरा और इस हाथ से कुचल गया। एक आदमी जिसकी पुतलियां कटी हुई थीं और कंधे पर एक छोटा सा राक्षस था, उसने कहा कि यह बहुत दिलचस्प था। उसने अपने साथी से पूछा कि क्या वह उससे सहमत है। उसकी साथी, छोटे सींग वाली एक लड़की जिसे वह मिस्ट्रेस रूबी मोंटियर कहता था, हाथ में एक जादुई पत्थर लिए पास में बैठी थी। उसने कहा कि यहाँ कुछ भी दिलचस्प नहीं है, इतनी छोटी सी बात के लिए ऐसा शो करना। उसने अपने हाथ में जादू का पत्थर कुचल दिया। रूबी मोंटियर ने नफरत से कहा कि इंसान बेकार जीव हैं। ओपियन में मास्टर का ऑफिस। मास्टर ने कहा कि ऑक्शन बिल्डिंग नष्ट हो गई है, मैजिक स्टोन गायब है और एक अनजान मॉन्स्टर दिखाई दिया है। उन्होंने कहा कि यह वाकई एक मजेदार नजारा था और वे हंस पड़े। रेन ने कहा कि उसने उन्हें जादूगर की पैंट उतारने के लिए भेजा था और वे ऐसी मुसीबत में पड़ गए, यह वाकई मजेदार रहा होगा। मालिक ने कहा कि उन्हें अब भी खुशी है कि वे दोनों सही सलामत लौट आए। अगर उसे पता होता कि शिकमुआन वहां होगा तो वह उन्हें कभी वहां नहीं भेजता। उसे हैरानी हुई कि यह आदमी सिर्फ धक्के खाने पर इतना क्यों अड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा था कि यह सिर्फ लड़ने की इच्छा नहीं थी। हालांकि यह परिवार हमेशा से थोड़ा क्रेजी रहा है। रेन को यह सुनकर हैरानी हुई कि परिवार इसमें शामिल था। मास्टर ने कहा कि समय के साथ उनकी दिलचस्पी खत्म हो जाएगी, इसलिए अभी के लिए उससे दूर रहना चाहिए, भले ही यह गलत हो। उन्होंने कहा कि केस में कुछ गड़बड़ है और उन्हें शक तब हुआ जब उन्होंने ऑक्शन में एक हाई लेवल मैजिक स्टोन के बारे में सुना। मॉन्स्टर्स का बड़े पैमाने पर बुलाना और जादुई शक्ति का गायब होना भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बेन ने कहा कि इस घटना से एसोसिएशन और टावर में काफी हलचल मच जाएगी। मास्टर ने यह भी पूछा कि जब रड ने यह अधूरा लेख अपनी डेस्क पर फेंक दिया तो वह कहाँ चला गया। इस समय रड शराब खाने में बैठा हुआ एक किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि जैसा कि उम्मीद थी, मॉन्स्टर को बुलाने का कोई रिकॉर्ड नहीं था। तभी एक छोटा लड़का कप लेकर उनके पास आया और कहा कि उसका ड्रिंक तैयार है। लड़के का नाम बेन था और वह अपने हरे बालों के कारण पहचाना जाता था। उन्होंने रड को बताया कि वे दोनों बहुत समय से एक दूसरे से नहीं मिले थे, शायद इसलिए क्योंकि वह बहुत पढ़ाई करते थे।
बेन ने किताब को देखते हुए कहा कि यह सब बहुत जटिल है। वह नहीं जानता था कि उसका भाई रूड कितना होशियार है। रड ने जवाब दिया कि उसे अभी अभी इसका एहसास हुआ है। उसने पूछा था कि आज बहुत सारे विजिटर आए हुए हैं। बेन ने कहा कि वे नहीं थे और हर कोई डार्क मेज के पैरों के बारे में बात करने में बिजी था। रड ने हैरान चेहरा बनाया। बेन ने बताना शुरू किया कि रवि के पास एक महंगा जादुई पत्थर है और एक बुरा जादूगर उसे चाहता है। लेकिन डार्क मैजिशियन आया और उसने सबको बचा लिया। रड शर्म से मुस्कुराया। उसे याद आया कि वह जगह एक धमाके से तबाह हो गई थी। बेन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि उसकी बहन डार्क मेज की तरह एक शक्तिशाली जादूगर बनेगी। रूड ने अपनी बहन के बारे में सुनकर हैरानी जताई। बेन ने बताया कि उसने हाल ही में हेलियोस स्कूल में एडमिशन लिया है, लेकिन यह सिर्फ स्कूल से कहीं ज्यादा था। हेलियोस सिर्फ बहुत अच्छे और अद्भुत लोगों के लिए एक प्रतिष्ठित जगह है। बेन ने कहा कि उसे बहुत दुख है कि वह और उसकी बहन साथ नहीं हैं, लेकिन कम से कम वह उसे खत तो लिख सकता है। उसकी मां ने उससे कहा था कि वह उसे बार बार चिट्ठियां न भेजे ताकि उसका ध्यान न भटके, लेकिन वह पहले ही 10 चिट्ठियां लिख चुका था। बेन ने कहा कि उसे दूसरे कस्टमर्स को सर्विस देनी है और वह भाग गया। रूड ने अपने आसपास के लोगों की बातचीत सुनी। उन्होंने इस बारे में बात की कि शिकमुआन कैसे जीता। ब्लैक मेज ने वहां सभी को बचाया। क्लोक ने जादुई पत्थर निगल लिया और यह भी कि ब्लैक मेज एक महिला थी। रड ने सोचा कि कितनी अफवाहें थीं और सारा दोष एक आदमी पर था। लेकिन किसी कारण से मॉन्स्टर्स का कोई जिक्र नहीं है। शायद इसमें टावर का हाथ था, क्योंकि शहर उनके बैरियर से सुरक्षित था। शायद उनके बैरियर को कुछ हुआ हो। रड को लगा कि यह अच्छा है कि उसने वहां जो मैजिक सर्कल देखा था उसे डिटेल में बनाया था। शायद यह भविष्य में काम आए। अपना ड्रिंक खत्म करने के बाद उसने तय किया कि अब मास्टर के पास जाने का समय हो गया है। ओपियन में बिल्डिंग की छत से अजीब आवाजें सुनाई दीं। एक महिला ने पूछा कि लिस्बन क्या हो रहा है। लिस्बन ने जवाब दिया कि आगे थोड़ी हलचल है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। उन्होंने पूछा कि क्या मिसेस डायनर के साथ सब ठीक है। डिनर ने जवाब दिया कि सब कुछ ठीक है, बेवजह चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर वह इस बच्चे के काम आ सकती हैं, तो वह इसके लिए सब कुछ करेंगी। रड सड़क पर चलते हुए अपने हाथ में पकड़े हुए कागज को देख रहा था। उसने सोचा कि सिर्फ इस जादुई घेरे को देखने से उसे अपने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। अचानक हवा के एक झोंके ने उसके हाथ से कागज छीन लिया और वह उसे फुटपाथ पर घसीटता हुआ ले गया। रड कागज के टुकड़े के लिए दौड़ा। उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा कि वह पत्ते का पीछा करते हुए कितनी दूर तक उड़ेगा। उस युवक ने चिल्लाकर उनसे कहा कि उसे तुरंत वापस कर दें। संदिग्ध दिखने वाले लोगों के गैंग के लीडर ने दावा किया कि उसने तो बस नीचे फेंका हुआ बैग उठाया था। युवक ने यह समझाने की कोशिश की कि उसने इसे सिर्फ 1 सेकंड के लिए नीचे रखा था, लेकिन नेता ने उसका कॉलर पकड़ लिया। नेता ने कहा कि अगर उनसे भीख मांगी जाती तो वे इस बारे में सोचते, लेकिन इसके बजाय वे चिल्लाने लगे। उसने उससे कहा कि वह ध्यान से सोचे कि वह मरेगा या पहले गार्ड दौड़कर आएंगे। तभी एक कागज का टुकड़ा उसके चेहरे पर लगा और उसने गुस्से में उसे फेंक दिया। नेता ने कहा कि किसी भी हालत में बैग अब उसका है और उसे जल्दी से यहां से निकल जाना चाहिए। कागज का टुकड़ा उठाते हुए रूड ने दुखी होकर कहा कि यह गंदा है। जिस बैग पर बहस हुई थी वह उसके हाथ पर लटका हुआ था।
नेता ने चिढ़कर चिल्लाते हुए पूछा कि यह कैसा बच्चा है। इस बीच रड ने बैग उसके मालिक को लौटा दिया। डाकुओं ने उस पर बैग वापस देने के लिए चिल्लाया, लेकिन रड ने कहा कि उसने भी बैग उठाया था और प्यार से उनसे जाने को कहा। वह लड़का तेजी से अपना बैग लेकर भाग गया। नेता ने धमकी देते हुए कहा कि इस कमीने ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए इसे अच्छा सबक सिखाना जरूरी है। उसने अपने साथियों को बाहर निकलने के रास्ते ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया। रूर को पता चला कि उसका सामना लो क्लास, कमजोर, पावर टाइप द मेज से हो रहा है। लीडर ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि यह दुनिया कैसे काम करती है, इसलिए उन्हें एक बड़ा सबक सिखाने की जरूरत है। रड ने तय किया कि मुसीबत में पड़ने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए भाग जाना ही बेहतर होगा। वह आगे बढ़ा और डाकुओं की हैरानी भरी निगाहों के नीचे छत से कूद गया। इस समय एक गाड़ी नीचे से गुजर रही थी। मिसेस डायन ने ऊपर से कुछ शोर सुना। यह रड था, जो सीधे उसकी गाड़ी की छत पर गिरा। रड ने राहत की सांस लेते हुए सोचा कि गाड़ी काफी मजबूत है। वह उससे कूदकर जमीन पर आ गया और भाग गया। गाड़ी के साथ आए लोग हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। सवारों में से एक ने चिल्लाकर पूछा कि यह क्या है, और सर लिस्बन को बुलाया। रड ने किसी को उसे वहीं रुकने के लिए कहते हुए सुना और अपनी गर्दन पर ब्लेड महसूस किया। उसे लगा कि यह आदमी काफी तेज है। सर लिप्सन ने पूछा कि क्या उसे पता है कि वह अभी किसके डिब्बे में चढ़ा है। रड ने जवाब दिया कि उन्हें नहीं पता। उन्होंने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा कि उन्होंने माफी मांगी है। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई अमीर आदमी उसमें सवार है। हालांकि कुछ ऐसी परिस्थितियां थीं जिन्हें टाला नहीं जा सकता था, लेकिन उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था और हुई परेशानी के लिए वे दिल से माफी मांगते हैं। अब वह सावधान रहेगा, इसलिए वे उसे सिर्फ इस बार माफ नहीं कर सकते। थोड़ा हैरान होकर सर लिप्सन ने जवाब दिया, ठीक है। रड ने उन्हें फिर से धन्यवाद दिया और भाग गया। अटेंडेंट में से एक हंसा और उसने देखा कि उसने कितनी ईमानदारी से माफी मांगी और लिप्सन से पूछा कि उसने बच्चे पर तलवार क्यों उठाई। उन्होंने जवाब में पूछा कि क्या उन्हें सच में लगता है कि यह एक आम बच्चा है। इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद वह एकदम सही जगह पर उतरा। इसे कोई साधारण बच्चा नहीं माना जा सकता। बातचीत करने वाले ने कहा कि लिप्सन ने खुद मिडिल क्लास मॉन्स्टर्स की खोज में हिस्सा नहीं लिया था। ऐसा लगता है कि इस लड़के का भविष्य अच्छा है। शायद उसे यह मौका लेना चाहिए और उसे एक अप्रेंटिस के तौर पर काम पर रखना चाहिए। मिसेस डायन ने उनकी बातचीत ध्यान से देखी। उन्होंने देखा कि यह बच्चा मजबूत और स्मार्ट लग रहा था। लिप्सन के पार्टनर ने कहा कि चूंकि महिला भी ऐसा ही सोचती है, तो शायद उन्हें उसे यहां लाकर अपनी टीम में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन लिप्सन की कड़ी नजर के आगे वह आखिरकार शांत हो गया। सर लिप्सन ने उम्मीद जताई कि मिस डायन टक्कर में घायल नहीं होंगी। उसने कहा कि वह ठीक है, लेकिन क्योंकि वे अपनी मंजिल के पास थे और मौसम भी अच्छा था, इसलिए वह थोड़ा चलना चाहती थी। सर लिप्सन ने जवाब दिया कि यह महिला की इच्छा के अनुसार था, और फिर वे पैदल ही चल पड़े। रड, जो उन्हें देख रहा था, ने सोचा कि यह महिला सच में एक अमीर औरत है और उसके साथ वाला आदमी काफी काबिल है। जो भी हो, अच्छा हुआ कि उसने उसे जाने दिया। रड को लगा कि आजकल किस्मत उसके साथ नहीं है और किसी भी हालत में वह उनसे दोबारा नहीं मिलेगा। मिसेस डायन सोफे पर बैठी प्यारी सी मुस्कान बिखेर रही थीं। सर लिप्सन और उनके पार्टनर उनके पीछे खड़े थे। हम मालिक के ऑफिस में थे,
और मालिक खुद और रड आमने सामने बैठे थे। उसने कहा कि उसे शायद चले जाना चाहिए, लेकिन मास्टर ने उसे रोक दिया और कहा कि वह रुककर सुने। मिसेस डायर ने पूछा कि क्या यह वही बच्चा है। मास्टर ने जवाब दिया कि हालांकि वह छोटा और अनजान दिखता था, लेकिन वह ओपियन की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से एक था। सुश्री डायर ने कहा कि चूंकि वह ओपियन का है, इसलिए वह एक आधिकारिक जादूगर होना चाहिए। मास्टर ने बताया कि हाल ही में 7वीं क्लास का जादूगर बनने के बावजूद वह अपने साथियों में सबसे अच्छा था। ओपियन में बहुत सारी छिपी हुई प्रतिभाएं होंगी। यहां तक कि सड़क पर भी डार्क मेज के बारे में अफवाहें हैं। वे कहते हैं कि वह बहुत टैलेंटेड है। चूंकि वह यहाँ थी, इसलिए वह इन अफवाहों के सब्जेक्ट से मिलना चाहती थी। मास्टर ने प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें अफसोस है, लेकिन डार्क मेज अभी एक मिशन पर है। मिसेस डायर ने कहा कि अगर ऐसा है तो कुछ नहीं किया जा सकता। उसने देखा कि वह काम से थोड़ा भटक गई थी और उसने रुडू से कहा कि वे फिर मिलेंगे। मास्टर और रुडू उसे हैरानी से देखते रहे। उसने बताया कि उसने उसे नहीं देखा था, लेकिन वह उस गाड़ी के मालिक की थी जिस पर वह गिरा था। मास्टर के सवाल के जवाब में रूड ने कहा कि ऐसा ही हुआ। मिस डायर ने कहा कि यह किस्मत हो सकती है। उन्होंने मास्टर ओपियन से कहा कि इस बच्चे पर पूरा भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने जवाब दिया कि वह डचेस आर्टियन के उन पर विश्वास के लिए आभारी हैं। मिसेस डायन एक डचेस थीं। रड ने सोचा कि बेशक उसने अंदाजा लगा लिया कि वह एक रईस महिला थीं, लेकिन डचेस नहीं। डचेस आर्टियन ने कहा कि अब काम पर लगने का समय आ गया है। क्योंकि उसने मास्टर ओपियन को इस बारे में पहले ही बता दिया था, तो शायद उन्हें भी इसके बारे में पता हो। वह यहाँ पर्सनली इसलिए आई क्योंकि उनका दूसरा बेटा अब हेलियोस में है। मास्टर ने कहा, पता चला कि वह डचेस को बताना चाहता है कि दूसरे जवान आदमी ने कन्फर्म किया है कि उसके दूसरे बेटे को स्कूल में दिक्कत हो रही है। उसने दूसरे एस्कॉर्ट फ्रैन को निर्देश दिए। उसने डॉक्यूमेंट्स का एक ढेर रखा और बताया कि इसमें हेलियोस के बारे में जानकारी, स्टूडेंट्स की लिस्ट और मौजूदा हालात पर एक रिपोर्ट है। रड को लगा कि उसने आज ही हेलियोस के बारे में सुना है। डचेस ने कहा कि उसके बेटे को 1 महीने पहले ही हेलियोस में भर्ती कराया गया था और उसे नहीं पता कि क्या हुआ था, लेकिन अब वे उसे राक्षस कह रहे थे। मास्टर हैरान थे। दूसरे युवा मास्टर आर्कियन के साथ ऐसा व्यवहार करने की हिम्मत कौन करेगा? डचेस ने जवाब दिया कि वह वहां अकेले अमीर आदमी नहीं थे और एडमिशन के बाद स्कूल के मामलों में बाहरी दखल देना मना था। उन्होंने कहा कि वह बहुत सेंसिटिव बच्चा है और छोटी उम्र से ही उसके बड़े भाई ने उसका सारा प्यार और ध्यान उससे छीन लिया था। वह अकेला और गुमसुम सा बड़ा हुआ और वह भी उसे वह अटेंशन नहीं दे पाई जिसका वह हकदार था। यह बच्चा इतना कमजोर हो गया कि वह अपने अंदर छिपे दर्द को बता नहीं पा रहा था। डचेस ने कहा कि वह नहीं चाहती कि उसे और चोट पहुंचे, और सबसे जरूरी बात, वह अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ उस जगह पर ऐसा बर्ताव नहीं होने दे सकती। डचेस ने कहा कि उसका काम बहुत आसान था। उसे ऐसी जगह पर शांतिपूर्ण जीवन जीने में मदद करें जहां उसे मॉन्स्टर कहा जाता है। उसकी रक्षा करो। डचेस के जाने के बाद रूडी ने कहा कि वह एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहा था। उन्होंने बताया कि उनका मतलब इस अजीब और हास्यास्पद स्थिति से था। मास्टर ने मासूम मुस्कान के साथ कहा कि सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सुना था। डचेस ने एक रिक्वेस्ट दी थी और उसे पूरा करने की जिम्मेदारी उनकी होगी। रूड ने कहा कि वह जरूर मजाक कर रहा है।
वैसे भी वह उसे इस तरह से कैसे सोच सकता है? मास्टर ने जवाब दिया कि वह यह नहीं कह सकता कि वह उनका डार्क मैजिशियन है। उन्होंने कहा कि उन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हेलियोस एक एलीट स्कूल था, लेकिन सभी स्टूडेंट्स अभी भी अनअवेयर्ड स्टूडेंट्स थे। रड ने पूछा कि क्या उन्हें रेन से फेल मिशन के बारे में कोई रिपोर्ट नहीं मिली है और उन्हें वहां क्या हुआ, इसकी जांच करने की जरूरत है। मास्टर ने कहा कि वह इस मामले को खुद संभाल लेंगे और उन्हें इस मिशन पर इसका ध्यान रखना चाहिए और उन्हें डॉक्यूमेंट दे दिया। यह हेलियोस ऑफ स्कूल मैजिक में रूटा क्रिस्टी के एडमिशन के बारे में एक लेटर था। रड ने कहा कि यह जरूर कोई मजाक होगा। मास्टर ने उसे सब कुछ समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने बस उसे चिट्ठी लौटा दी। रड ने कहा कि उनका रिश्ता खत्म हो गया है। हर चीज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब से वह ओपियम छोड़ रहे हैं। मालिक चिल्लाया कि उसने उसके लिए इतना कुछ किया, उसे खिलाया पिलाया, पानी पिलाया, रात को सोया नहीं। वह उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है? रड ने जवाब दिया कि वह ऐसा कैसे कर सकता है और उससे एक शब्द भी नहीं कह सकता। वह कभी स्कूल जाने के लिए राजी नहीं हुआ। मास्टर ने कहा कि यह स्कूल नहीं बल्कि एक मिशन है। लेकिन रूड ने जवाब दिया कि वह मिशन पर नहीं जाना चाहते। इस पर मास्टर ने कहा कि क्या वह समझता नहीं है? वह तो बस उसे पढ़ाना चाहता है। भले ही यह इस तरह से हो, लेकिन यह एहसास सागर से भी गहरा है। रड को लगा कि अब उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर रेन ने उन्हें आवाज दी और पूछा कि वे वहां क्या कर रहे हैं। मालिक ने पूछा कि क्या अंदर आने से पहले वह दरवाजा खटखटा सकती है। उन्होंने एक जरूरी बातचीत की। रेन ने कहा कि उसने दरवाजा खटखटाया और उन्हें बैठने का आदेश दिया और पूरे जिले के सामने उन्हें बेइज्जत न करने को कहा। रड ने उससे पूछा कि क्या वह सच में इसके बारे में जानती है। रेन ने कहा कि उसे इसे इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसे एक मजेदार आउटिंग की तरह लेना बेहतर है। वहां के स्टूडेंट्स उसके लिए बच्चों जैसे होंगे। थोड़ा ब्रेक लेने, स्कूल लाइफ का अनुभव करने और अपनी उम्र के दोस्त बनाने का मौका लेना फायदेमंद है। इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। रड ने कहा कि उसे दोस्तों की जरूरत नहीं है। मास्टर ने कहा कि अगर रड नहीं चाहता तो इससे निपट लो तो ठीक है। डचेस खुद ओपियम तक गई थीं और उन्हें मिशन सौंपा था। वे बस उसे बता देंगे कि वे यह मिशन नहीं ले सकते, हालांकि इसके बाद वह अपना आपा नहीं खोएगा। लेकिन अगर इससे रुडू के लिए चीजें आसान हो जाती हैं तो सब ठीक है। रेन ने बीच में कहा कि बकवास करना बहुत हो गया। बेशक मालिक ही दोषी थे कि उन्होंने बिना उनसे बात किए यह सब शुरू कर दिया। वह स्कूल जाएगा क्योंकि उसका ऑफिशियली वहां एडमिशन हो गया है। इसमें काफी समय लग सकता है, इसलिए फैसला लेना उसी पर निर्भर है। रेन ने पूछा कि उसे क्या चाहिए। रड ने कहा कि उसे बस डचेस के दूसरे बेटे की मदद करनी है। रेन और मास्टर ने उसे हैरानी से देखा। मास्टर ने जवाब दिया कि हाँ, और यह ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और रेन ने कहा कि वह सुपर है, उसे अपने ओपियम स्टार से यही उम्मीद थी। रड ने पूछा कि क्या स्कूल यूनिफॉर्म तैयार है और क्या उसे पैकिंग शुरू कर देनी चाहिए, हालांकि उसने सोचा कि शायद उसे मना कर देना चाहिए। मास्टर ने बताया कि उन्होंने डचेस को बताया कि वह 7वें लेवल के जादूगर हैं। लेकिन स्कूल को यह नहीं पता था कि वह एक ऑफिशियल जागृत जादूगर था। इसका मतलब है कि वह उनका वार नहीं बन सकता।
मास्टर ने उसे भरोसा दिलाया कि वहां कुछ भी खतरनाक नहीं होगा, लेकिन उसे टीचरों से सावधान रहना चाहिए। आखिरकार वे ऑफिशियल मैजिशियन थे। उन्होंने यह भी कहा कि यह मिशन डार्क मैज ब्लो के लिए एक वेकेशन होगा, लेकिन साथ ही यह रुडाक्रिस्टी का पहला मिशन होगा। रूर को लगा कि मालिक की बातों में दम है, और रेन सोच रही थी कि उसे कौन से कपड़े देने चाहिए। इस बीच रूर जानकारी देख रहा था और सोच रहा था कि वह इस बच्चे की मदद कैसे कर सकता है। एक नौजवान की डरावनी शक्ल वाली तस्वीर ने उसका ध्यान खींचा। रड को लगा कि वह काफी डरावना लग रहा है। उसने फोटो टेबल पर रखी और पूछा कि क्या यह आदमी ड्यूक के दूसरे बेटे पर जुल्म करने के लिए उकसाने वाला था। रेन और मास्टर जवाब देने में थोड़ा हिचकिचाए। फिर मास्टर ने कहा कि असल में यह आदमी लिडोसिस डीन आर्टियन, जिसका मजाक उड़ाया जाता है और जिसे राक्षस कहा जाता है, दूसरा युवा मास्टर आर्टियन है। ओपियन में पोस्ट ऑफिस में बेन ने क्लर्क से पूछा कि वह पत्र क्यों नहीं भेज सकता। उन्होंने जवाब दिया कि हेलियोस बाहर से चीजें लेने को लेकर बहुत सख्त थे, इसलिए वे बिना सर्टिफिकेट के चिट्ठियां नहीं ले सकते थे। कर्मचारी ने यह भी कहा कि अगर उसकी बहन वहां पढ़ रही है तो उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और उसे अपने माता पिता से इसके लिए पूछना चाहिए। बेन ने कहा कि उसकी मां ने उसे चिट्ठियां भेजने की इजाजत नहीं दी और पूछा कि क्या वे उन्हें भेज सकते हैं। कर्मचारी ने माफी मांगी और कहा कि बिना सर्टिफिकेट के वह मदद नहीं कर सकता। रूर अचानक प्रकट हुए और घोषणा की कि उनके पास एक सर्टिफिकेट है। उन्होंने कहा कि चिट्ठियों को उनके सामान के साथ हेलियोस के पास भेज दिया जाए। बेन ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। रड ने उसे भरोसा दिलाया कि वह चिट्ठियां पहुंचा सकता है। हेलियोस स्कूल ऑफ मैजिक। स्कूल का दिन शुरू हो रहा था। स्टूडेंट्स के बीच चर्चा थी कि वही लड़का आ जाएगा। वह अकेला था जिसने एंट्रेंस टेस्ट ऑनर्स के साथ पास किया था, और उस समय प्रोफेसरों ने इस बात पर बहुत हंगामा किया था। चांदी जैसे बालों वाली लड़की को चिढ़कर लगा कि यहाँ बहुत शोर है। अगला लेसन कितना दिलचस्प था। नीले बालों वाला स्टूडेंट अपनी डेस्क पर सो रहा था और किसी ने कहा कि वेरीज फिर से सो रहा है। एक लड़की अपनी दोस्त को वे गहने दिखा रही थी जो उसने जाने की इजाजत मिलने पर खरीदे थे। एक लंबे बालों वाला नौजवान क्लासरूम में आया। स्टूडेंट्स के बीच बातचीत तुरंत बंद हो गई। लंबे बालों वाला स्टूडेंट क्लासरूम में आया और अपनी सीट पर बैठ गया। सब लोग उसे चुपचाप देख रहे थे। किसी ने धीरे से कहा, मॉन्स्टर। सिल्वर बालों वाली लड़की ने संतोष के साथ देखा कि आखिरकार शांति हो गई थी। लंबे बालों वाला छात्र अपनी डेस्क पर चुपचाप बैठा था। यह लिडोसिस डीन आर्टियन था। रड ने हैरानी से पूछा। एंट्रेंस एग्जाम में सबसे अच्छा रिजल्ट और एक पुरानी बीमारी। मास्टर और रेन ने हाँ में सिर हिलाया। रड ने आह भरी। वे सीरियस थे। वह उस टेस्ट में परफेक्ट स्कोर कैसे ला सकता था जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। और यह कैसी बीमारी थी। मालिक ने शेखी बघारी कि वह एक काबिल आदमी है और कहा कि आखिर में सब कुछ इसी तरह हो गया। उन्होंने कहा कि नए स्टूडेंट्स को पढ़ाई शुरू किए हुए करीब 1 महीना हो गया है और उनका इनविटेशन भी 1 महीना पहले आया था। रड को वहां वापस जाना था, लेकिन तब वह समय बिल्कुल सही नहीं था और उसे अभी तक इसका पता नहीं था। इसलिए समय खरीदने के लिए एक सही बहाना चाहिए था और यह कुछ ऐसा होना चाहिए था जिसे मजबूत हेलियोस मान ले। एक नाजुक और साथ ही तेज हैंडसम लड़का, क्या यह मजेदार नहीं लगता? रड को एहसास हुआ कि उसे धमकाया जा रहा है, लेकिन उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी।
किसी की आवाज ने उसे स्टूडेंट क्रिस्टी कहकर पुकारा और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गया। टीचर ने उससे पूछा कि वह क्या सोच रहा है और उसे अपने साथ चलने को कहा क्योंकि क्लास शुरू हो चुकी थी। रड ने सोचा कि अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट 1 महीने पहले आ गया था तो एप्लीकेशन तो और भी पहले जमा कर दी गई होगी। इसका मतलब यह है कि मिशन आने से पहले ही मास्टर उसे स्कूल भेजना चाहते थे। तो अब उसे यहाँ क्या करना चाहिए? रूड ने सोचा कि जैसा कि जादू के स्कूल से उम्मीद थी, यहाँ हर जगह माना फ्लो था। खैर, जब बात यहाँ तक आ गई है तो हमें बस जल्दी से मिशन पूरा करके वापस लौटना है। टीचर ने उसे बताया कि यहाँ अलग अलग उम्र और हैसियत के लोग आते हैं, इसलिए वे मायने रखते हैं। रड ने पूछा कि फिर यहाँ क्या जरूरी है? टीचर ने गंभीरता से जवाब दिया कि यहाँ सबसे जरूरी चीज टैलेंट है। अगले साल स्टूडेंट्स को स्कूल में कदम रखते ही खुशी होती है और वे सोचते हैं कि वे कितने शानदार मैजिशियन बनेंगे। ऐसा लगता है जैसे वे पहले से ही जादूगर बन चुके हैं। हालांकि यह एक गलतफहमी से ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ हेलियोस में एंटर करने का मतलब यह नहीं है कि वे ऑफिशियल जादूगर बन जाएंगे। असल में कई स्टूडेंट्स अपनी लिमिट्स को पार नहीं कर पाते और निराशा में पड़ जाते हैं। टीचर ने पूछा कि उसके बारे में क्या? वह एंट्रेंस एग्जाम में परफेक्ट स्कोर लाने वाला पहला इंसान है। रड ने जवाब दिया कि अगर सिर्फ कोशिशें काफी नहीं हैं, तो उन्हें बस बाहर निकलना होगा। टीचर ने हंसते हुए कहा कि उसमें सेंस ऑफ ह्यूमर है। रड ने सोचा कि सबसे ज्यादा स्कोर के साथ परीक्षा पास करना असल में जितना उसने पहले सोचा था, उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था। टीचर ने कहा कि हेलियोस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हमेशा खुशी खुशी अपनाते हैं और वह उन्हें दिल से बधाई देते हैं। हेलियन स्कूल जादू में स्पेशलाइजेशन रखता है। यह उन लोगों से भरी जगह है जिनमें माना को समझने और इस्तेमाल करने का टैलेंट है, जिसका मकसद उन्हें असली जादूगर बनाना है जो निशान लगाते हैं। काबिलियत के आधार पर स्टूडेंट्स को एडवांस्ड क्लास, हराइस, मिडिल क्लास, ट्रेजर में बांटा जाता है। सबसे निचली क्लास एडन है। एडन में पहले साल के स्टूडेंट्स शुरू करते हैं और साल में एक बार होने वाले एग्जाम के जरिए अगली क्लास में जा सकते हैं। टीचर ने उसका परिचय रुदाकिस्ती के रूप में कराया और कहा कि वह हेल्थ प्रॉब्लम के कारण उनकी क्लास में देर से आ रहा है। उन्होंने स्टूडेंट्स से कहा कि वे उन्हें इसलिए अलग थलग न करें क्योंकि वह थोड़ा लेट हो गए हैं और सब कुछ ठीक से करने की कोशिश करें। फिर उन्होंने उससे दूसरों को नमस्ते करने को कहा। रड ने सबसे कहा कि वह साथ काम करने के लिए उत्सुक है। स्टूडेंट्स उसके बारे में बात करते हुए कानाफूसी करने लगे। इस बीच रड ने क्लासरूम में इधर उधर देखा कि वह आदमी उसे यहाँ लाया था। आखिरकार उसे वह मिल गया। यहाँ वह है, डची ऑफ आर्टियन का दूसरा बेटा, एक राक्षस जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है। लिडोर्सिस डीएन आर्टेन। रुड को हैरानी हुई कि वह वहां अकेला क्यों बैठा था। टीचर ने उसे एक फ्री सीट पर बैठने का ऑफर दिया। रुड लिडोर्सिस को देखता रहा। वह कमजोर या असुरक्षित नहीं लग रहा था, लेकिन साथ ही उसे बुली किया जा रहा था और मॉन्स्टर कहा जा रहा था। उन्होंने तय किया कि पहले उन्हें स्थिति को समझना होगा। जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। पहले बस देखना बेहतर था। सामने बैठा छात्र मुड़ा और रुड का अभिवादन किया। उन्होंने उसे लोकल जीनियस कहा और पूछा कि क्या उसने सच में बहुत अच्छे नंबरों से टेस्ट पास किया है, और यह भी पूछा कि उसकी उम्र कितनी है। रड ने जवाब दिया कि वह 15 साल का है। स्टूडेंट ने कहा कि वह जानता था कि वह उससे छोटा है और उसने कहा कि वह 17 साल का है।
फिर उस आदमी ने अपना परिचय दिया और कहा कि उसका नाम डियो वारिस है। उन्होंने कहा कि फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है और वे उन्हें बस डियो कह सकते हैं, उम्र तो बस एक नंबर है। टीचर ने कहा कि वह समझ गए कि डियो, जो स्टैंडिंग में आखिरी जगह पर था, रूड क्रिस्टी से दोस्ती क्यों करना चाहता था। लेकिन उन्होंने ब्रेक तक अपनी बातचीत टालने को कहा। रड ने तय किया कि अब सबसे अच्छा यही होगा कि वह बैठ जाए और चुपचाप देखते रहे। लेसन के बाद उसके आसपास के स्टूडेंट्स ने सवाल पूछना और उसे जानना शुरू कर दिया। रड ने सोचा कि अगर यह चमकेगा नहीं तो कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन वे काफी उत्सुक निकले। वे लगातार उससे सवाल पूछते रहे और चलते समय भी वे पीछे नहीं रहे। रड ने सोचा कि शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि पहले तो स्कूल में उसका दिन था, इसलिए वे सब इतने मिलनसार थे। डियो वारिस ने सबको एक तरफ हटने को कहा। उसे एक जरूरी काम दिया गया था, नए आए हुए बच्चे को स्कूल का टूर कराना था। रूड ने उस जगह पर नजर डाली जहां लेडोर्सस बैठा था और मैंने देखा कि वह कहीं गायब हो गया था। रूड ने सोचा कि यह जानना दिलचस्प होगा कि वह कहाँ गया। इस समय डियो वारिस ने उन्हें फोन किया और एक दोस्त ने बताया कि अब उनके लिए यात्रा पर निकलने का समय आ गया है और वह उसे स्कूल से जान पहचान कराने के लिए ले गया। उन्होंने कहा कि स्कूल बहुत बड़ा है, इसलिए पहले तो वह रास्ता भटक सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उसे अपनी समझ आ गई। उन्होंने पूछा कि क्या वह उन्हें रड कह सकते हैं और उन्होंने हाँ कहा। डियो ने कहा कि जब वह वहां पहुंचे तो वह बहुत घबराए हुए थे। अगर आप अमीर आदमी नहीं हैं तो यहां पहुंचना बहुत मुश्किल है। उसे लगा कि खुशी की शुरुआत हो रही है, लेकिन असल में कुछ भी नहीं बदला। वह टेस्ट में आखिरी था। डियो ने कहा कि रूड अविश्वसनीय है। अगर वह ए ग्रेड के साथ टेस्ट पास करने वाला पहला व्यक्ति था तो वह बिल्कुल उल्टा है। रूड ने कहा कि डियो भी कमाल का है। सभी स्टूडेंट्स में से वह आखिर तक पहुंचने में कामयाब रहा, जो बहुत बढ़िया है। हर कोई ऐसा नहीं कर सकता। डियो हैरानी से जम गया। उसने रड से कहा कि वह ऐसे गंभीर चेहरे से ऐसी बातें न कहे। यहीं पर वे अपना ज्यादातर समय बिताएंगे। यह हेलियोस की सेंट्रल लाइब्रेरी है। यह बहुत बड़ी है और यहाँ बहुत सारी किताबें हैं। मैनोस्फीयर के स्टूडेंट्स के ऊपर वे साउंड प्रूफिंग स्पेल बनाए रखते हैं। आप पूरी तरह से किताब पर ध्यान दे सकते हैं। रड ने सोचा कि इस सब की कीमत काफी ज्यादा होगी। लाइब्रेरी में 4 मंजिलें हैं, लेकिन अब सिर्फ पहली मंजिल ही उन लोगों के लिए है जो निचले तबके के हैं। अचानक किसी ने डियो को पुकारा। उसे नीले बालों वाला, उदास चेहरे वाला आदमी कहा। एक स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या वह प्रोफेसर हेल की क्लास में हैं। डियो ने जवाब दिया कि हाँ, यह सही था। इस स्टूडेंट की आस्तीन पर कैरिस का निशान था। रूड को लगा कि वह शायद किसी एडवांस्ड क्लास से है। एक स्टूडेंट ने पूछा कि उनकी क्लास का मॉन्स्टर कैसा है। डियो ने जवाब दिया कि वह ठीक है। स्टूडेंट ने कहा कि यह दुख की बात है। फिर उन्होंने कहा कि वे अपने काम पर लौट सकते हैं और चले गए। डियो ने कहा कि उसका दिल सीने से बाहर निकलने वाला था। रड ने पूछा कि वह इतना नर्वस क्यों है, क्योंकि वह एडवांस्ड क्लास से है। डियो ने जवाब दिया कि लगता है कि रड ने अभी तक एक सच्चे हायरार्किकल समाज का अनुभव नहीं किया था। उन्होंने कहा कि वह उसे पवित्र ज्ञान देंगे ताकि वह हेलियोस में मुश्किल जिंदगी से बच सके। नियम नंबर 1 यह है कि कभी भी हेराइस की एडवांस्ड क्लास को पार न करें। वे चुने हुए होते हैं, उनमें बहुत अच्छा टैलेंट और स्किल्स होते हैं,
और स्कूल उन्हें पहचानता है। उनकी संख्या 20 से भी कम है, लेकिन उनके कौशल 100 इडोन के बराबर हैं, इसलिए उनके विशेषाधिकार उनकी क्षमताओं के बराबर हैं। उसकी शांतिपूर्ण जिंदगी में एक गलती उस दिन खत्म हो जाएगी। वे स्टूडेंट्स में एलीट हैं। आम लोगों के लिए वे आसमान में सितारों की तरह हैं। रड ने पूछा, तो फिर दूसरा नियम क्या है? डियो ने उसके कान में फुसफुसाया कि